हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और जैसे कि बेटा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ऑल ऑफ कवर करवाऊंगा और कुछ दिनों से लेक्चर हो नहीं पाया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर नहीं डिलीवर कर पा रहा था मैं। तो आज हम लोग बात करते बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 के बारे में। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि क्लास 12 में ऑर्गेनिक में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में सेपरेट सब कुछ बता दिया, ठीक है। और ऑर्गेनिक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, वो जो चैप्टर है वो है हमारा एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो देर न करते हुए फटाफट से चैप्टर का नाम नोट करेंगे। एक रिक्वेस्ट, वीडियो देख रही रहो तो आपको एक काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक की आए चीज़ें, ठीक है बेटा। हमेशा यही रखना कि जब भी कुछ चीज़ पढ़ रहे हो उसको बस वहीं पे ख़त्म कर लो, ठीक है। ये नहीं कि आप अभी पढ़ लो फिर बीएससी में जाओ तो फिर उल्टा सीधा कुछ पढ़ो जाके, ठीक है। तो अभी आप 11th में हो या 12th में हो या तैयारी करने जाओ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फिर से पढ़ना पड़े, तो इस तरह की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए वो आपके दिमाग में, ठीक है। तो उसी चीज को क्लैरिटी करने के लिए आपको कॉपी एंड पेन लेके बैठना पड़ेगा, जिससे आपको बार बार वीडियो को ना देखना पड़े और कंफ्यूजन ना हो, आपका अपना बनाया हुआ नोट्स आपके काम आएगा। ओके, तो कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ नोट करते चलिए। चैप्टर का नाम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, इसी चैप्टर को बच्चों हम लोग एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। आप हेलो एल्केन बोलो या एल्काइल हैलाइड बोलो, ये दोनों सेम ही चैप्टर है, ठीक है, मतलब इन्हीं के नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पे और लगा दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी से आपको समझ लेना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बेटा। टर्म क्या दिया गया है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, या फिर हेलो एल्केन। तो क्या मतलब होता है हेलो एल्केन का, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेलो का मतलब क्या होता है। मैं इधर से लिखता हूँ थोड़ा सा, हेलो का सिंपल सा मतलब है बेटा हैलोजन से। ये वो हेलो नहीं है जो आप लोग एप्लीकेशन चला दो, ठीक है, कॉमेडी वीडियो देखने के लिए, वो वाला नहीं। यहाँ पे जो हेलो है दैट्स रिप्रेजेंट हैलोजन, और हैलोजन को हम लोग H से लिखते हैं। कितने हैलोजन है हमारी पीरियोडिक टेबल में, केवल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे हैलोजन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्केन का क्या मतलब है, एल्केन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एल्केन क्या होते हैं बेटा, एल्केन होते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है? हाइड्रोकार्बन बेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें आप संतृप्त बोल सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, Now what means of saturated and unsaturated? Saturated hydrocarbon are that type of hydrocarbon. First we are discussing about what is a hydrocarbon. So hydrocarbon is what? The compound of carbon and hydrogen. The compound of carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. अंडरस्टूड? यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, अब कैसे बनेंगे, कई सारे कार्बन और कई सारे हाइड्रोजन आपस में ज्वाइंट होंगे। अगर कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको शो होता है, दैट्स मींस सिग्मा बॉन्ड आप देखते हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है बेटा, कार्बन टू कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ओके, इसे बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोट करते चलना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दैट टाइप हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आर formed, and unsaturated hydrocarbon are that type of compound which made up of hydrogen and carbon
and carbon connected with the another carbon with the single bond, that's with the double or triple bonds or multiple bond you can say. So that type of hydrocarbon are unsaturated hydrocarbon. सिंपल सी बात याद रखना बच्चों कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो वो कार्बन क्या होगा, वो जो कंपाउंड होगा उसे सिंपल क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ओके, इसे नोट कीजिए, थोड़ा सा और बातें करते हैं। तो अच्छा, यहां तक हो गया, आपको हेलो का मतलब समझ में आ गया, एल्केन का मतलब समझ में आ गया। तो एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन सा टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ऐसा कंपाउंड जिसके बीच में, जिसके कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिले। ओके, अच्छा, तो अब हमें ना तो हेलोजन पढ़ने बेटा, ना ही एल्केन पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन पढ़ना है। ओके, तो यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने से जो कंपाउंड मिलेगा हमें उस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे हम हेलोजन को लेंगे, हेलोजन यानी कि जिसको हम लोग X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एल्केन को लेंगे, एल्केन, एल्केन को जनरली बच्चों हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो X एंड R को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो RX बन जाएगा, और यही जो कंपाउंड है ये क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन। ये हेलो पहले हम लिखते हैं और फिर एल्केन। हमें इन कंपाउंड के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। हेलो एल्केन का मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसी एल्केन को हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में एल्काइल यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। और हेलोजन को हम लोग जनरली उनके कॉमन नेम में हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आई? हेलो एरीन का क्या मतलब है, यहाँ पे व्हाट मीन्स ऑफ हेलो एरीन। हेलो तो यही मतलब होगा बेटा, एरीन का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता हूं मैं। एरीन का मतलब है बच्चों एरोमेटिसिटी से, यानी कि यहाँ पे तो एल्केन में हेलोजन जुड़ गया तो हेलो एल्केन बन गया, लेकिन किसी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन बोलेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड बेटा जो कि हेकल रूल को फॉलो करते हैं। एरोमेटिक जो होते हैं इट्स फॉलो हेकल रूल। हेकल रूल क्या है बेटा, हेकल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, हेकल ने क्या बताया बेटा, जो भी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो हेकल रूल को फॉलो करेगा, और वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, बेंजीन। मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये देखिए बेंजीन। अब बेंजीन एरोमेटिक है, सब लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं। ठीक है, बचपन का मतलब यार उतना बचपन नहीं, 9th या 10th से आपको बता दिया जाता है। ठीक है, कि जो बेंजीन है एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। 11th में तो आप बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जान चुके होते हो। अब ये देखो बेंजीन है बेटा, क्या ये इस फॉर्मूले पे अप्लाई होता है, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, हेकल रूल के रिगार्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे बताता हूँ बेटा, देखो कोई भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायर होती है। किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायर होती है। जनरली जो बॉन्ड होते हैं बेटा, या तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जनरली आपने देखा होगा जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से मैं बात करूं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपको कहां मिलेगा, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जहां पे क्या होगा बेटा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वहां पे आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। देखो सपोज करो ये जो डबल बॉन्ड है, अब इस डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें बच्चों, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है क्लास 11th में। ठीक है, अगर फिर भी आपने 11th अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया तो दिक्कत की कोई बात नहीं बेटा, जितने भी ऑस्पेक्ट 11th के आएंगे सारे कवर करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायर होती है। यानी कि अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो पता चल गया आपको। अब यहाँ पे जरा अप्लाई करते हैं। अगर बेटा यहाँ पे m है, अब m की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों n की वैल्यू 1 रख दूं, इस बेंजीन के लिए n की वैल्यू क्या प्लेस कर रहे हैं, 1 प्लेस कर रहे हैं, तो 4 इंटू n की जगह पे 1 प्लेस करेंगे प्लस 2 एंड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया, ये हो गया 4 प्लस 2 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको बेंजीन में देखने को मिल रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब क्या बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? चलो देखिए बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे पाई बॉन्ड होंगे। तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। ओवरऑल बेंजीन में आपको 3 पाई बॉन्ड देखने को मिले और हर एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो मस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 2 4 एंड 2 6, इस बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो बेंजीन है हेकल रूल को फॉलो करता है, दैट्स मींस दिस कंपाउंड इज अ बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब ये एरोमेटिक तो हो गया, हमें तो एरोमेटिसिटी से कोई खास मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब बच्चों हेलोएरिन से। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हेलोजन ऐड हो जाए, इस एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हेलोजन ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हेलोएरिन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा बेंजीन और इससे हमने क्या जोड़ दिया, ये X ग्रुप क्या है, हेलोजन। आप इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं AR ज्वाइंटेड विद X। तो ARX जो हो गया ये हो गया हेलोएरिन एंड RH जो हो गया ये हो गया हेलो एल्केन। ये इतनी बातें बेटा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की बिगिनिंग से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज कवर हो जाए। इसको नोट कीजिए, बाकी की बातें अगले फ्रेम में करते हैं। ओके, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं बेटा ये क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है बेटा, इसके कार्बन के बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन या फिर नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम लोग हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये जो 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होंगे भैया, ये 3 टाइप के होंगे। पहला क्या होगा बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। तो मैं इंग्लिश में लिखता हूं, आपको हिंदी में नोट करना तो मैं बोल दे रहा हूं, नोट कर सकते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक, या फिर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। दूसरे क्या होंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और थर्ड क्या होगा, आप गेस कीजिए क्या होगा बेटा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ओके, इतनी बातें समझ में आई। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं हम, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या मतलब है बेटा इनका, अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होगा बेटा, ऐसा हैलोजन जो कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, सपोज करो कि वी हैव एनी स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे हमने क्या किया, हेलोजन जोड़ दिया। अच्छा, ये लाइन बॉन्ड लाइन को डायग्राम आपको समझ में आता है ना, ये सभी कार्बन है यहाँ पे, दीज आर देयर कार्बन। ओके, अब इस कार्बन को अगर आप फोकस करेंगे तो दिस कार्बन इज अ बेसिकली प्राइमरी कार्बन, दिस कार्बन इज अ बेसिकली प्राइमरी कार्बन। हाउ, कैसे भैया, अब देखो बेटा ये जो कार्बन है केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। कार्बन की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दी है, वहां पे जाके इन सारी चीजों को आप बहुत बेसिक से देख सकते हैं। लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला वीडियो देखें, तब आपको यहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा। अब ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, दैट्स मींस दिस कंपाउंड इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा मतलब ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से अगर कोई भी हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। देखो कैसे, सपोज करो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है ये, और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे मैंने हैलोजन जोड़ दिया। अब देखो इस कार्बन पे अगर आप फोकस करेंगे, इस कार्बन पे
एक तो इधर से जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर से, मतलब ये कि 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, यानी कि द्वितीयक एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, यानी कि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है मतलब ये द्वितीयक एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। एग्जांपल समझ में आ रहे हैं ना। थर्ड देखो बेटा, ऐसा कार्बन जो कि टर्सरी से जुड़ा हो, ओके, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने यहाँ पे हैलोजन जोड़ दिया। अब एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन क्या होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन होगा। अब इस 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, मतलब ये क्या होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, देखो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है बेटा, ये कुछ ऐसे लिखे हुए CH3, ये है आपका CH3, यहाँ पे होगा आपका CH और ये होगा CH2, यहाँ भी आपका ये होगा CH3, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH2। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, 11th में आपको पढ़ा दी जाती हैं या IUPAC नेवी के ड्यूरी में पढ़ा दी जाती हैं। ये बार बार इतना सारा ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यहाँ भी देखो बेटा, ये क्या होगा, CH3 होगा, ये CH3 होगा आपका, और ये क्या होगा आपका CH3, और इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। ये किसके बेसिस पर किया हमने बच्चों, इनके बेस पे किया कि ये किस कार्बन से जुड़े हुए हैं। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन भी होता है थोड़ा सा, वो भी आपको रिकवर करवा दो। इसको जरा छापे जरा एक बार कॉपी में। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, उसमें कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड विथ कार्बन। ठीक है, यहां पे हम ये देखेंगे कि उस कार्बन से कितने हैलोजन अटैच हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई बच्चों ये कार्बन है और इससे सिर्फ एक ही हैलोजन अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलो एल्केन। दिस इज अ मोनो हैलो एल्केन। इतनी बात समझ में आ रही है, एक कार्बन से एक हैलोजन मतलब मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, अगर इसी तरह से ये कार्बन और इससे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। ओके, अगर इसी तरह से 3 जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो एल्केन। ओके, और अगर 4 जुड़े हुए हैं तो भाई क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक चीज थी, ये जो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, इतनी चीजें तो कन्फर्म है, चलो नोट करो। और अब बात करते हैं बच्चों इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बेसिक करके बता दी हैं, जिससे आपको चैप्टर में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए चीजें। नोट कीजिए जरा इसे। ओके बेटा, तो हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, कि हैलो एल्केन को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसान सा ही मेथड लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा हुआ है हैलो एल्केन, यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि एल्केन में अगर हम हैलोजन को ऐड कर दें, एल्केन में अगर हैलोजन को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हैलो एल्केन मिल जाएगा, हैलो एल्केन। यानी कि ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले बेटा, ये हमारे पास एल्केन है और यहाँ पे हमारे पास ये हैलोजन है। अच्छा, हैलोजन जो होता है बेटा वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जितने भी हैलोजन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि वो हमेशा 2 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया एंड I2 हो गया। ठीक है, और अब हमें करना क्या है, यहाँ पे यहाँ से हमें एक हैलोजन यहाँ पे इसको ऐड करवा देना है, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, हैलो एल्केन। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस करना है, इसको जरा नोट कीजिए आप लोग। ओके, सो ये हो गया आपका। अब देखो ये प्रोसेस होगा कैसे। ठीक है, तो एल्केन में अगर आपको हैलोजन ऐड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी होती है जनरली हम सनलाइट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई करके भी करवा सकते हैं ये रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि आपने एल्केन लिया और एल्केन में अगर आप हैलोजन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सनलाइट की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी।
HNU यानी कि सनलाइट, या फिर यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर भी रख सकते हो, हाई टेम्परेचर। ओके, इतनी बातें कंफर्म हो रही है। अब आप एल्केन में हैलोजन को ऐड कर रहे हो बेटा, किसी भी कंपाउंड में अगर आप हैलोजन ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन। ओके, अगर अब हैलोजिनेशन क्या हो सकता है, अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो प्रोसेस क्या होगा, क्लोरीनेशन, प्रोसेस होगा क्लोरीनेशन। अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो प्रोसेस क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। इफ यू टेक आयोडीन दैट्स मीन द प्रोसेस इज अ आयोडोनेशन, आयोडोनेशन। या फिर आप फ्लोरीन लेते हो तो प्रोसेस क्या बोलते हैं, फ्लोरीनेशन। ओके, अब ये जो हैलोजिनेशन प्रोसेस है बेटा, ये किस रिएक्शन मैकेनिज्म से फॉलो होती है, फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो रिएक्शन चलती है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती है, हिंदी में मुक्त मूलक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बेटा वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगी, यहाँ पे जो रिएजेंट बनेंगे वो फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक। अब रिएजेंट क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आके कंबाइन हो जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म होगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। प्रोसेस है हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में जिस भी एलिमेंट को लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी के रिगार्डिंग उसका नाम दे देते हैं। रिएक्शन की जो मैकेनिज्म चलनी है वो कैसी चलनी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलनी है। अब एक एग्जांपल से इसको मैं आपको कैरी करवाता हूं, फिर इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए। अब देखो बेटा, सपोज करो कि हमारे पास कोई भी एल्केन है, जैसे कि मैंने एक बेसिक एल्केन लिया मेथेन, और मेथेन का हम लोग क्या करवाने वाले हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि प्रोसेस क्या होगा, क्लोरीनेशन। अब यहाँ पे जैसे ही आप सनलाइट को प्रेजेंस रखेंगे तो ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे CH3 एंड Cl, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl यहाँ से रिमूव होगा। ओके, यहाँ पे होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर इस कंपाउंड में, पहले तो ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगी, मैकेनिज्म में से पहले थोड़ी सी चीज जानो। जो क्लोरीन है बेटा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद जुड़ जाएगा, हर बार ये यही करेगा। जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे दिखेंगे ये सबको सब्स्टिट्यूट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद वहां पे आके जुड़ जाएगा। एक तरफ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन क्या होगा, आके जुड़ेगा। अब मैकेनिज्म क्या होगी बेटा, मैकेनिज्म करने के लिए सबसे पहले आप मिलते हैं क्लोरीन से, ठीक है। तो क्लोरीन ये है आपका Cl2। अब इसको क्या करना है, हमें सनलाइट देना, और सनलाइट देने के बाद ये ब्रेक होगा, और ब्रेक किस फॉर्म में होगा बेटा, अपने फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा। क्यों फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीवेज होगा, जो ब्रेकिंग होगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा, होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी। अच्छा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक कहीं पर भी बच्चों अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है दो ही फॉर्म में होती है, या तो वो होमोलिटिक होगी या तो हेट्रोलिटिक होगी। होमोलिटिक कब होती है, जब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। उस कंडीशन में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यानी कि होमोलिटिक ब्रेकिंग होती है। और दूसरा कंडीशन होता है हेट्रोलिटिक, जब भी किसी एलिमेंट में जो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अलग अलग होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उस समय क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कि दो पर्सन हैं A एंड B, और दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में इन्होंने 50,000 इन्होंने खर्च किए, 50,000 इन्होंने खर्च किए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कभी क्या हुआ, कोई तीसरा आया और इन दोनों के बीच में उसने लड़ाई करवा दी। अब लड़ाई करवाने के बाद क्या होगा, ये दोनों अपने बिजनेस से अलग अलग होना चाहेंगे, भाई ये अपना कुछ करेगा, ये अपना कुछ करेगा, लेकिन साथ नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि कोई तीसरा आके इनके बीच में फूट डाल दिया, ठीक है। अब इतनी बात समझ में। तो अब यहाँ पे इस बिजनेस को ब्रेक करने के लिए इन दोनों अलग होने के दो ही तरीके हैं। या तो दोनों क्या करें बेटा, अगर दोनों ही समझदार हैं या बराबर पावरफुल हैं तो क्या करेंगे, जितना पैसा इन्होंने लगाया था वो अपना पैसा ले लेंगे, प्लस जितना पैसा इन्होंने लगाया था वो अपना पैसा ले लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या क्रिएट होती है कि एक ज्यादा पावरफुल हो और एक थोड़ा सीधा साधा हो।
तो पावरफुल पर्सन क्या करेगा, जो सीधा साधा पर्सन उसका पूरा का पूरा पैसा अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, ठीक है, और उसको कुछ नहीं देगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक दूसरी ब्रेकिंग होगी जिसके पर ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो पहले ब्रेकिंग आप देख रहे हैं जिसमें दोनों पर्सन ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था और इक्वली अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, जिस कंडीशन में किसी पर्सन ने किसी से छीन लिया है उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इतनी बातें आपको समझ में आती हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है बेटा, क्लोरीन क्योंकि दोनों ही क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है बेटा, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्लोरीन है। ये ना तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं ना ही ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बॉन्ड को तो ब्रेक ही करना था क्योंकि यहाँ पे तीसरा आ गया, ठीक है। अब तीसरा समझ सकते हो यार, दो दोस्तों के बीच में अगर लड़ाई हुई तीसरा कौन आ सकता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तीसरा आ गया तो उसकी वजह से बॉन्ड तो ब्रेक होना ही था क्योंकि उसने इतना यहाँ पे मैकेनिज्म फैला दिया अपना, ठीक है, अपनी केमिस्ट्री यहाँ पे उसने लगा दी। तो क्योंकि दोनों बराबर ही पावरफुल थे तो कोई किसी का छीन तो सकता नहीं है, तो इसके लिए दोनों ने क्या किया, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। तो इस तरह की ब्रेकिंग को क्या बोला हमने, होमोलिटिक ब्रेकिंग बोला। अब ये जो होमोलिटिक ब्रेकिंग हुई है ये बहुत ही अनस्टेबल है बेटा, ठीक है। अब इसको तुरंत कहीं से दूसरा फ्री रेडिकल चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये जी नहीं पाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे हो ना, किसी का ब्रेकअप हो जाए और उसे दूसरी कोई गर्लफ्रेंड ना मिले तो उसका मन लगना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, पर्टिकुलर अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेटअप ढूंढेगा जाके क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को मिलेगा सेटअप कहां से, इस क्लोरीन को दूसरा फ्री रेडिकल कहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा, ठीक है, बगल वाले के पास से। बगल में इसके कौन है, बगल में इसके पास है CH3। अब ये जो कार्बन है बेटा, इसके पास ऑलरेडी चार गर्लफ्रेंड है। चार गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, इसके पास ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है। अब लेकिन जैसे इसमें क्या हुई, सनलाइट पड़ी, अगर CH4 को यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे इसमें सनलाइट पड़ी यानी कोई तीसरा आया, उसने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया और खुद फ्री रेडिकल के फॉर्म में जनरेट हुआ, प्लस यहाँ पे H हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ठीक है। और यही तो ये क्लोरीन चाह रहा था कि इसको कहीं से दूसरा फ्री रेडिकल मिले। अब देखो इसके पास दो कंडीशन है, या तो वो इसके साथ में जाके सेट हो जाए, अब इसके साथ में इसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन की ऑलरेडी 3 गर्लफ्रेंड है, यानी कि इसके पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है। अब चौथा क्लोरीन यहाँ पे सुटेबल नहीं है तो चाहेगा कि इसको एक सिंगल सेपरेट गर्लफ्रेंड मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेटा जब ये यहाँ से निकल गया है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, तो अब बच्चा ये हमारे पास ये रेडिकल। अब देखो ये CH3 रेडिकल, इसको आप मिथाइल रेडिकल भी बोलते हो। अब क्योंकि ये रेडिकल है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये बहुत ही अनस्टेबल केस हो गया, ठीक है। अगर आप किसी भी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बना दो जो कि अनस्टेबल है तो मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस होना पड़ेगा और इसको भी एक स्टेबल प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो बेटा ये क्या करेगा, अब ये जो CH3 मॉलिक्यूल है जो कि रेडिकल के फॉर्म में है, अब इसको परेशानी तो वही है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक तो गर्लफ्रेंड चली गई। अब ये चाहता है कि इस हाइड्रोजन की जगह ये कोई दूसरी गर्लफ्रेंड को अचीव करे, यानी किसी दूसरे को अपने साथ में जोड़ के रखे। तो फिर से इसके पास देखो क्लोरीन आएगा, ये जो Cl2 है इसमें सनलाइट गिरेगी और ये क्या करेगा, Cl रेडिकल में बनाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे होगा क्या बेटा, इसको मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, एक Cl रेडिकल ये बनेगा प्लस एक Cl रेडिकल ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो एक Cl रेडिकल है, अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, वो चाहे इसके साथ जाए चाहे इसके साथ जाए, प्रोडक्ट सेम ही बनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी बेटा वो CH3Cl और प्लस में क्या बचेगा, एक Cl रेडिकल यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये दूसरा जो रेडिकल है किसी दूसरे हाइड्रोजन पे जाकर सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या होती है, आगे फॉरवर्ड होती जाती है। तो ये है बच्चों रेडिकल या फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म। अब क्योंकि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है, तो बेटा रिएक्शन हमें 4 ही टाइप की पढ़नी है इस सिलेबस में, ठीक है। कौन कौन सी, पहली तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जान लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। थर्ड टाइप ऑफ जो रिएक्शन आपका होता है वो पर्टिकुलर एडिशन रिएक्शन एंड एक लास्ट होती है बेटा रीअरेंजमेंट
रिएक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल हमें कंप्लीट 12th के सिलेबस में यही कुछ रिएक्शन देखनी है। ठीक है, ये एक्चुअली में टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक कंपाउंड, कोई एक एलिमेंट या कोई एक एटम क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हट जाता है और उसकी जगह पे दूसरा आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब दूसरी जो एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे कोई कंपाउंड क्या होता है, कोई एक एलिमिनेट होता है। तीसरा एडिशन रिएक्शन। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन में एक हट रहा था, अब यहाँ पे हटेगा नहीं, यहाँ पे कोई एडिशनल मॉलिक्यूल आके यहाँ पे जुड़ेगा। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कोई कंपाउंड बनता है और वो स्टेबल नहीं होता है, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, रीअरेंजमेंट करवा देते हैं, जिससे कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर तो अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन को भी और डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में आपने देखा कि किस तरह से फ्री रेडिकल, अच्छा फ्री रेडिकल का समझ में आ रहा बेटा। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, सपोज करो कोई कंपाउंड ए एंड बी, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ले गए, यानी कि ए के ऊपर डॉट का जो साइन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस यहाँ पे बी, इसके ऊपर भी डॉट का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर यहीं पे अगर ए माइनस तो होता है या फिर बी प्लस तो होता है, इसका माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या होगा, इसने दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रखा है। और प्लस का मतलब क्या है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। आई थिंक आपको इतनी बातें यहाँ पे क्या होगी, अंडरस्टूड हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये होते हैं रेडिकल। ठीक है, इन्हें हम फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बोलते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड की तरफ ले जाते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ओके, आप बच्चों क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो अभी आपने देखो जो आपके पास मेथाइल क्लोराइड बना, इस मेथाइल क्लोराइड में ऑलरेडी अभी आपके पास 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने क्या लिया था, CH4 प्लस इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाई, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी हुई, CH3 और Cl प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से रिमूव हुआ। मैकेनिज्म में अभी आपने देखा कि बेटा और Cl रेडिकल बच रहे थे। ठीक है, और Cl रेडिकल क्या हो रहे थे, बच रहे थे। यानी कि अब दोबारा से इसके पास Cl2 आएगा। ठीक है, इसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर होंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके एक क्लोरीन इस CH3 में जुड़ जाएगा। यानी कि एक हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन ऐड होगा, तो क्या हो गया बेटा, CH2 एंड Cl2। ठीक, अब फिर से वही कंडीशन, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं, फिर से वही केस होगा, Cl2 मॉलिक्यूल आएगा, माइनस HCl होगा, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा और साथ में एक क्लोरीन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन बाहर होगा, तो क्या होगा, ये CHCl3। ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे बेटा, फिर से यहाँ पे Cl2 का अटैक होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिमूवल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस में Cl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन होने के बाद आप कितना भी यहाँ पे Cl2 ऐड करो, जितनी भी मर्जी आप Cl2 ऐड कर लो, अब यहाँ पे माइनस HCl नहीं होना। क्यों नहीं होना बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। ठीक है, और इसके आगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन तब तक कैरी होती रहती है, ये रिएक्शन तब तक चलेगी बेटा जब तक कि यहाँ पे पर्टिकुलर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हुए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। इतनी बातें समझ में आई। तो ये है आपका बेसिकली क्लोरीनेशन। ठीक है, और क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन है। तो ये बातें आई थी आपको समझ में आ गई। अब सेम प्रोसेस है बच्चों ब्रोमिनेशन का। ठीक है, आल्सो ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने Cl2 लिया वहां पे सिर्फ आप Br2 रख देंगे और इस तरह से रिएक्शन क्या होती है, आगे फॉरवर्ड होती जाती है, चलती जाती है। तो ये इतनी बातें क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, आयोडोनेशन और फ्लोरिनेशन करवाता हूँ। ये इतनी बातें समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो मैकेनिज्म भी मैंने आपको करवा दिया, नोट करो इसे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, जब भी आप फ्री रेडिकल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और जब भी किसी सिस्टम में हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो वो जो प्रोसेस होता है बेसिकली उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, इंडोथर्मिक। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और जब आपने देखा था ये आपका Cl2
प्लस CH3 रेडिकल मिलकर के एक नए टाइप का बॉन्ड बनाते थे जो क्या होता था CH3Cl। अब यहाँ पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी जब बच्चों रिलीज होगी तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो ये छोटा सा पॉइंट है, तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप आप जब देखते हैं, जब आपका रिएक्शन इनिशिएशन होता है, यानी कि जब रिएक्शन बढ़ती है तो वहां पे प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, जब टर्मिनेशन होता है तो वहां पे प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलो